हालांकि उस चमक के नीचे एक बड़ा डर छिपा हुआ था। अच्छा नहीं हुआ। केशव और बाकी चार महान दिग्गजों के दिलों में तेजी से खतरे का एहसास हुआ। उनके चेहरे एक साथ थोड़े बदल गए और फिर उन्होंने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपने सबसे शक्तिशाली बचाव के तरीके इस्तेमाल किए। धड़ाम, चटक, चटक। हैरान आंखों के सामने 5 रंगों की रोशनी की किरण जिसने शून्य लोक को चीर दिया था, केशव और बाकी चार के बचाव के तरीकों से ऐसे टकराई जैसे कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकराया हो। उम्मीद के मुताबिक कोई जबरदस्त शक्ति नहीं थी, बल्कि इसके बजाय एक चौंकाने वाली शांति थी। वह शांति कुछ अजीब थी, जैसे किसी बेजोड़ माहिर ने समय की पौराणिक अवधारणा का इस्तेमाल किया हो, जिससे दुनिया का यह हिस्सा समय स्थिरता में चला गया हो। हालांकि यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक ही रही। अगले ही पल यह तेज चटकने की आवाजों से टूट गई। केशव और बाकी चार महान दिग्गजों के बचाव के तरीके बहुत मजबूत थे, यहाँ तक कि उनसे ज्यादा लेवल वाले माहिरों को भी इसे तोड़ना मुश्किल लगता। लेकिन 5 रंगों की रोशनी की किरण की बमबारी के नीचे वे बहुत कमजोर थे और एक भी वार नहीं झेल पाए। उनकी सुरक्षा पर भयानक दरारों की लकीरें तेजी से फैल गईं, दूर से देखने पर सूखी जमीन जैसी लग रही थीं। जब वे भयानक दरारें अपनी चरम सीमा तक फैल गईं, तो एक धमाके के साथ 4 महान दिग्गजों की सुरक्षा तुरंत टूट गई। धप धप। उसी समय 5 रंगों की रोशनी की किरण भी फट गई, लेकिन वह गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक 5 रंगों की लहर में बदल गई और केशव और बाकी चार की छाती से टकराई। हर वार से एक धीमी, कान फाड़ देने वाली आवाज आती थी और लगातार 4 लोगों को मारने से 4 धीमी आवाजें आईं, जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हों। फफ। धीमी आवाजें बंद होने के बाद केशव और बाकी 4 महान प्रतिभाओं ने मुंह से खून थूका। उनकी शक्लें टूटी हुई पतंगों जैसी थीं, जो पीछे की ओर उड़ते हुए खाली जगह में एक दयनीय पैराबोला बना रही थीं। चारों महान प्रतिभाएं सब हार गए। हिस। जमीन पर इस दृश्य को देखने वाले दर्शक सब हैरान रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने सामने ऐसे चौंकाने वाले दृश्य को बताने के लिए क्या कहें। वे बस ठंडी हवा में हाँफ रहे थे। शुरू से आखिर तक यश ने हेवनली प्राइड सुप्रीम के तौर पर सिर्फ एक मूव का इस्तेमाल किया। इस एक मूव से उसने 4 महान धुरंधरों के खतरनाक मिलेजुले हमले को रोक दिया, और उसी मूव से उसने एक साथ 4 महान धुरंधरों को हरा दिया। कई 100 फीट पीछे उड़ने के बाद केशव ने आखिरकार खुद को संभाला, अपना हाथ उठाकर अपने होठों के कोने से खून पोंछा और फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी और उसमें अभी भी दोबारा लड़ने की ताकत थी, लेकिन यह जानलेवा लड़ाई नहीं थी, बस एक स्पैरिंग मैच था। यश से एक ही मूव में हारने के बाद वह पहले ही हार चुका था, और यश अभी जो ताकत दिखा रहा था, अगर वह हमला करता भी रहता तो भी वह यश को बिल्कुल नहीं हरा पाता, और हमले करने से सिर्फ खुद की बेइज्जती होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 महीने में तुम इतने ताकतवर हो जाओगे। केशव के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जबरदस्त लड़ने का जज्बा चमक रहा था। फिर भी यह भी अच्छा है, ऐसे ताकतवर लक्ष्य के साथ ही मुझे प्रेरणा का कभी न खत्म होने वाला सोर्स मिलेगा। फिर भी वही कहावत लागू होती है, जीनियस के बीच मुकाबला कभी भी टेम्पररी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आखिरी हंसी कौन हंसता है। यश, मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगा। यह सोचकर केशव ने खुद को संभाला और यश की तरफ हाथ जोड़कर कहा, जैसा कि हेवनली प्राइड सुप्रीम से उम्मीद थी, मैं यह लड़ाई हार मानता हूँ। हम भी हार मानते हैं। केशव के हार मानने के बाद तान्या, उदय और तपन ने भी एक के बाद एक हार मान ली। ग्रैंड एल्डर महान हैं।
केशव और चार महान धुरंधरों के हार मानने के बाद जेड गेट के अंदर से तुरंत जोरदार और जोश भरी तालियों की गूंज सुनाई दी। जेड गेट के शिष्य यश को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी देवता को देख रहे हों, जो दीवानगी और सम्मान से भरे हुए थे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उसी समय जेड गेट के ऊंचे अधिकारी, जिन्होंने दुनिया बहुत देखी थी, इस दृश्य को देखकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस लड़ाई में जीत ने न सिर्फ यश को बेजोड़ प्रतिष्ठा दिलाई, जिससे अब से उसकी स्थिति हेवनली प्राइड सुप्रीम के रूप में पक्की हो गई, बल्कि जेड गेट को भी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इससे जेड गेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। आज के बाद यश का सुप्रीम नाम पूरे नानवू क्षेत्र में फैल जाएगा। कोई भी अनजान नहीं रहेगा, कोई भी नहीं जानेगा, और कोई भी इस युवा सुप्रीम पर दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। देखने वाले चिल्लाए। उनकी नजरें जेड गेट की ओर ईर्ष्या, जलन और गुस्से से भरी हुई थीं। ऐसा अद्भुत और शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके शिष्यों में से एक क्यों नहीं था? पंच तत्वों के गहरे सत्य की शक्ति मेरी कल्पना से भी ज्यादा जबरदस्त है। आसपास की तारीफों की आवाजों का सामना करते हुए यश ने ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी पंच तत्वों के गहरे सत्य के हालिया इस्तेमाल में डूबा हुआ था। पंच तत्वों के गहरे सत्य को संघनित करने के बाद यह उसका पहला इस्तेमाल था, और इसकी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वह जानता था कि पंच तत्वों का गहरा सत्य बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसने अंदाजा लगाया था कि पंच तत्वों के गहरे सत्य के साथ भी वह ज्यादा से ज्यादा केशव और दूसरों के साथ बराबरी पर लड़ पाएगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे दूसरे तरीकों की जरूरत होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक ही चाल पंच तत्व फूल सभी चार महान प्रतिभाशाली लोगों को हरा देगी। ऐसा लगता है कि दुनिया में सभी मार्शल दांव गहन सत्यों में समय, स्थान और निगलने जैसे उच्चस्तरीय गहन सत्यों को छोड़कर कोई अन्य मार्शल दांव गहन सत्य पंच तत्वों के गहरे सत्य की बराबरी नहीं कर सकता। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के सेक्ट लीडर की अगुवाई में मेहमान दावत के लिए पास के हॉल में गए। यश को ऐसी दावतें पसंद नहीं थीं, इसलिए वह बस थोड़ी देर के लिए वहां रुका और फिर चला गया। रात स्याही जितनी काली, चांद चांदी की थाली जैसा चमकीला। जेड गेट के अंदर एक पहाड़ की चोटी पर एक घना बांस का जंगल था। यश बांस के जंगल में बैठा था, हाथ में शराब का प्याला लिए, और ऊपर गहरे काले टिमटिमाते तारों से भरी आकाशगंगा को देख रहा था। अचानक यश को कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ में रखा शराब का प्याला नीचे रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम आ ही गए हो तो सामने आ जाओ। हाँ हाँ, यश सुप्रीम, सच में यश सुप्रीम है। हमने अपने निशान छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतनी आसानी से ढूंढ लोगे। जैसे ही यश की आवाज बंद हुई, जोर से हंसी की आवाज आई, और फिर इस घने बांस के जंगल में अचानक चार लोग दिखाई दिए। ये चारों लोग और कोई नहीं, केशव, तान्या, उदय और तपन थे, जो चार महान प्रतिभाशाली थे। सर, इतनी रात को आए हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? दिन में काफी नहीं हुआ, क्या आप फिर से मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं? यश ने हाथ हिलाया, चार सफेद जेड वाइन कप निकाले, उनमें शराब डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली के बजाय किसी और के साथ मुकाबला करना पसंद करूंगा। यह बहुत निराशाजनक है। मुझे लगा था कि पिछले महीने में मैंने काफी तरक्की की है, लेकिन तुम्हारी तरक्की के मुकाबले मेरी तरक्की तो बस कचरा है। तपन बिना किसी औपचारिकता के बैठ गया, एक वाइन कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। इसके तुरंत बाद केशव, तान्या और उदय भी बारी बारी से अपनी अपनी जगह बैठ गए। जब मुकाबला करने के लिए नहीं आए हो तो जरूर कोई और बात होगी।
बताओ क्या बात है, यश ने मुस्कुराते हुए पूछा। चूंकि यश सुप्रीम सीधे बात करते हैं तो हम भी घुमा फिराकर बात नहीं करेंगे। तान्या ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़े, फिर कहा, यश सुप्रीम, हम सभी ने आकाश ड्रैगन युद्ध में टॉप 100 रैंकिंग हासिल की है। नियमों के अनुसार हम सभी तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेने के योग्य हो गए हैं। हम सभी जीनियस हैं, एक ही तरह के लोग हैं, और हम निश्चित रूप से अपनी पूरी जिंदगी इस नानवू क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम बाहर की व्यापक और अधिक रोमांचक दुनिया के साथ साथ उच्च मार्शल दांव क्षेत्रों के लिए तरसते हैं, इसलिए हम अनिवार्य रूप से तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेंगे। हालांकि दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम के 4 महान मार्शल क्षेत्रों में हमारा नानवू क्षेत्र सबसे कमजोर है। हालांकि हमारे जैसे जीनियस नानवू क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में हमें ज्यादा से ज्यादा दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ माना जाता है। तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेना और तीर्थयात्रा युद्ध की यात्रा अनथीन खतरों से भरी है। तीर्थयात्रा की लड़ाई में सफलतापूर्वक हिस्सा लेने और उसे पार करने के लिए हमने मिलकर काम करने और साथ में आगे बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि हम चारों को अभी भी पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए हम आपसे, यश सुप्रीम, हमारे साथ आने का अनुरोध करते हैं। अगर हमें तीर्थयात्रा युद्ध में जाना है तो हमें नानवू क्षेत्र छोड़ना होगा। जैसा कि कहा जाता है, घर से दूर इंसान कमजोर होता है। क्योंकि हम सभी नानवू क्षेत्र के हैं और बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हारा न्योता स्वीकार करता हूँ। तान्या का न्योता सुनकर यश ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि अब वह एक हेवनली प्राइड सुप्रीम था। यश घमंडी या अहंकारी नहीं था जो दुनिया के सभी नायकों को नीचा देखता हो। इसके बजाय वह अच्छी तरह जानता था कि बाहरी दुनिया में उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जीनियस जरूर होंगे। हेवनली प्राइड सुप्रीम का टाइटल नानवू क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए ठीक था, लेकिन एक बार जब वह नानवू क्षेत्र से बाहर निकल जाता तो यह सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता। तीर्थयात्रा युद्ध में पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 4 महान मार्शल डोमेन के सभी युवा नायक इकट्ठा होते थे। यह निश्चित रूप से अनगिनत जीनियस और विलक्षण प्रतिभाओं की जगह होगी। यश को भी पास होने का पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर वह केशव और दूसरों के साथ मिल जाता तो उसके पास होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जातीं। यश को तीर्थयात्रा युद्ध पास करना ही था। उसे तीर्थयात्रा युद्ध का इस्तेमाल करके पूर्वी मार्शल डोमेन में जाना था और फिर पूर्वी मार्शल डोमेन को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके मध्य क्षेत्र तक पहुंचना था। फेल होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए वह तीर्थयात्रा युद्ध पास करने की संभावनाओं को बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। थोड़ी देर रुककर यश ने आगे कहा, हालांकि नानवू क्षेत्र में मेरे कुछ काम बाकी हैं। मैं इन कामों को निपटाने के बाद ही निकल सकता हूँ। ऐसा करते हैं, तुम चारों पहले निकल जाओ और हम तीर्थयात्रा द्वीप पर मिलेंगे। ठीक है, तीर्थयात्रा द्वीप पर मिलते हैं। यह सुनकर केशव और बाकी चारों ने तुरंत सिर हिलाया। नानवू क्षेत्र की बड़ी जमीन के आखिर में अथाह सागर था। बेशक वह असली अथाह सागर नहीं था, बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा था। अथाह सागर के इस हिस्से में लगभग 3 लाख ली अंदर एक द्वीप था। उस द्वीप को तीर्थयात्रा द्वीप कहा जाता था और वह जगह थी जहां तीर्थयात्रा युद्ध होता था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, केशव और बाकी चारों एक साथ चले गए। अगली सुबह यश सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया और नाश्ते के बाद जेड गेट के सेक्ट लीडर से मिलने के लिए दिव्य जेड पर्वत शिखर पर अपने आंगन से निकला। वह तीर्थयात्रा की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए नानवू क्षेत्र छोड़ने वाला था।
जाने से पहले उसे सेक्ट लीडर को बताना था और उनसे अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहना था। कुछ मिनट बाद यश जेड गेट के मुख्य हॉल दिव्य जेड हॉल में पहुंचा और जेड गेट के सेक्ट लीडर से मिला। जेड गेट के सेक्ट लीडर को पहले से ही पता था कि यश जा रहा है और उन्होंने उसे ज्यादा मनाने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने गारंटी दी कि जेड गेट निश्चित रूप से चंद्रपथ संप्रदाय का अच्छे से ख्याल रखेगा, जिसकी स्थापना यश के परिवार ने की थी। जेड गेट के सेक्ट लीडर के आश्वासन के साथ यश मन की शांति के साथ चला गया। हालांकि जेड गेट छोड़ने से पहले वह स्वर्ग पंख शिखर भी गया। यह वह जगह थी जहां वह जेड गेट आने पर पहली बार रुका था। स्वर्ग पंख शिखर हेड उसके प्रति बहुत दयालु थे और उन्होंने उस पर बहुत कृपा दिखाई थी, जिसे यश कभी नहीं भूलेगा। इसलिए जाने से पहले उसे स्वर्ग पंख शिखर हेड को सम्मान देना था और फिर जेड गेट से निकलने से पहले स्वर्ग पंख शिखर के लिए खजानों का एक जत्था छोड़ना था। जेड गेट छोड़ने के बाद अगला कदम यक्षगिरी देश में चंद्रपथ संप्रदाय में वापस जाना था। वह चंद्रपथ संप्रदाय से बहुत समय से दूर था और कभी वापस नहीं आया था। इस बार तीर्थयात्रा की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए फिर से जाते समय उसने अंदाजा लगाया कि वह बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आ पाएगा, शायद कई साल या 10 साल से भी ज्यादा। जाने से पहले उसे अपने पिता से मिलना था और चंद्रपथ संप्रदाय को व्यवस्थित करना था। हालांकि यक्षगिरी देश में चंद्रपथ संप्रदाय में लौटने से पहले यश को अभी भी एक और काम करना था। यश ने केशव और दूसरों के साथ यात्रा न करने का फैसला किया क्योंकि उसे मुख्य रूप से 2 काम करने थे। पहला, उसे अपने पिता और चंद्रपथ संप्रदाय को व्यवस्थित करने के लिए यक्षगिरी देश वापस जाना था। दूसरा, उसे आयरन ब्लड सेक्ट मास्टर द्वारा छोड़े गए खजाने की तिजोरी को खोजना था ताकि अपनी गोल्डन प्राचीन ड्रैगन ब्लडलाइन शक्ति के छिपे हुए खतरे को हल किया जा सके। हालांकि यश को पहले ही 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल मिल चुके थे, लेकिन आयरन ब्लड सेक्ट लीडर कंसराज द्वारा छोड़े गए खजाने की तिजोरी को खोजने के लिए उसे अभी भी बाकी 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल की जरूरत थी। लेकिन यश के मौजूदा जबरदस्त तरीकों के बावजूद वह कोई भगवान नहीं था। उसे बाकी 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल का पता कैसे चल सकता था? इसलिए यश ने आयरन ब्लड सेक्ट लीडर कंसराज द्वारा छोड़ी गई खजाने की तिजोरी की अंदाजन जगह का पता लगाने का प्लान बनाया और फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए उसे खोजने गया। और यश को आयरन ब्लड सेक्ट लीडर कंसराज द्वारा छोड़े गए खजाने की तिजोरी की अंदाजन जगह का पता लगाने में सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता था, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल, जो पुराने आयरन ब्लड डेमन सेक्ट के 18 डेमन जनरलों में से एक था। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के शरीर को यश ने 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड से सील कर दिया था। जब तक वह मरा नहीं था या अभी भी नानवू इलाके में था, यश उसे आसानी से ढूंढ सकता था। 1 घंटे से भी कम समय में यश ने एक शहर में ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को ढूंढ लिया। एक शानदार कमरे में ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा साधना कर रहा था। इस दौरान उसकी अंदरूनी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई थीं और हालांकि उसकी साधना अपने पुराने चरम पर नहीं पहुंची थी, लेकिन वह मूल सागर दायरे के 4थे लेवल तक पहुंच गई थी। 1 और साल में मुझे पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए और मैं आगे बढ़कर खुद को स्थापित करूंगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता हासिल करूंगा। तब तक मुझे इस मनहूस सील को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। साधना करने के बाद ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने धीरे धीरे एक धुंधली सांस छोड़ी। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने कहा, क्या मेरी सील तुम्हें बहुत परेशान करती है? लेकिन जैसे ही ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल खुद से बड़बड़ा रहा था, अचानक कमरे में एक बेपरवाह आवाज गूंजी। कौन?
यह आवाज सुनकर ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने तुरंत अपनी आंखें तेजी से खोलीं। उसकी नजर बिजली की तरह थी और वह तेजी से उस बेपरवाह आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। फिर उसने एक पतली आकृति देखी जो किसी अनजान समय पर उसके कमरे में आ गई थी। उसके हाथ में एक खुशबूदार चाय का कप था और वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल, बहुत समय हो गया। यह पतली आकृति स्वाभाविक रूप से यश थी। मालिक। यश को देखकर ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की पुतलियां अचानक तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आवाज थोड़ी कांपी। फिर एक झटके के साथ वह बिस्तर से उछलकर नीचे आया और जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर सम्मान से बोला, यह सेवक ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल मालिक को प्रणाम करता है। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल यश का इतना सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यश ने उसके शरीर में 5 तत्वों की छोटी दुनिया की मुहर छोड़ दी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दिव्य जेड पर्वत पीक पर लड़ाई के बाद यश की एक स्वर्गीय गौरव सुप्रीम के रूप में प्रतिष्ठा पूरे दक्षिण मार्शल महाद्वीप में फैल गई थी। असल में ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को लगा कि यह सिर्फ नामों का इत्तेफाक है। आखिरकार जब वह उससे पहली बार मिला था तो यश की साधना का स्तर क्या था। इतने कम समय में भले ही बाद वाले की प्रगति कमाल की थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि वह स्वर्गीय गौरव सुप्रीम का पद हासिल कर सके और नानवू क्षेत्र में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत बन सके। हालांकि जिस पल उसने यश को देखा, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के सारे शक दूर हो गए। वह अब मूल सागर दायरे के चौथे स्तर का मास्टर था। फिर भी यश के सामने वह खुद को एक चींटी जितना छोटा महसूस कर रहा था। युवा पीढ़ी में उस स्वर्गीय गौरव सुप्रीम को छोड़कर कोई और ऐसा नहीं था जो ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल जैसी हस्ती को चींटी जैसा महसूस करा सके। उस गरिमापूर्ण स्वर्गीय गौरव सुप्रीम का सामना करते हुए ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल लापरवाही करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। ठीक है, उठो। यश ने अपना हाथ हिलाया और एक कोमल लेकिन जबरदस्त शक्ति बाहर निकली, जिसने ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की। फिर एक बेपरवाह आवाज सुनाई दी, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल, मैं आज मुख्य रूप से इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मालिक, कृपया पूछें। अगर इस नौकर को पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा। यश मुस्कुराया और बोला, मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व आयरन ब्लड सेक्ट लीडर कंसराज द्वारा छोड़ा गया खजाने का भंडार कहाँ है। वह इस नौकर को नहीं पता। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने सिर हिलाया और कहा। यश ने कहा, मैं सटीक जगह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस अंदाजे वाली जगह पूछ रहा हूँ। अंदाजे वाली जगह? मैंने उसके बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि यह स्टारफॉल सागर में छिपा हुआ है, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने जवाब दिया। स्टारफॉल सागर? यह सुनकर यश की आंखों में चमक आ गई और फिर उसने बेपरवाही से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। पहले मेरे लिए एक शांत कमरा इंतजाम करो। मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में साधना करूंगा। साधना के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। जाना है? कहाँ जाना है? ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल हैरान रह गया। यश ने बेपरवाही से कहा, यक्षगिरी देश में मेरा एक परिवार है जिसे चंद्रपथ संप्रदाय कहते हैं। मैं तीर्थयात्रा युद्ध में हिस्सा लेने वाला हूं और लंबे समय तक वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारी साधना पहले ही मूल सागर दायरे के चौथे लेवल तक पहुंच चुकी है, जो तुम्हें इस नानवू क्षेत्र में एक मास्टर बनाता है। मेरे साथ चंद्रपथ संप्रदाय वापस आओ और एक एल्डर के रूप में मेरी मदद करो ताकि मैं चंद्रपथ संप्रदाय की रक्षा कर सकूं। हाँ? यश ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल का गुरु था और बाद वाला उसकी किसी भी बात को बिना शर्त मानने के लिए मजबूर था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेकार में काम नहीं करने दूंगा। अगर तुम अच्छा करोगे
तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यश हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने अपनी हथेली हिलाई और उसकी आस्तीन से एक हरी रोशनी निकली जो बहुत तेज गति से खाली जगह में फैल गई और ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के ताज से होते हुए उसके सिर में चली गई। मालिक, जब यश ने पहली बार हरकत की तो ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अगले ही पल घबराहट हैरानी में बदल गई। मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। यश ने अभी जो हरी रोशनी निकाली थी वह 5 तत्वों के गहरे सच में से लकड़ी का गहरा मतलब था। लकड़ी जीवन को नियंत्रित करती है और यह ठीक करने में बहुत अच्छी है। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के छोटे मोटे जख्मों का इलाज करना तो बहुत आसान था। धन्यवाद मालिक। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल बहुत उत्साहित था। अभी धन्यवाद मत करो, यह तो बस शुरुआत है। यश मुस्कुराया, फिर अचानक उसके शरीर के पीछे एक ब्लैक होल दिखाई दिया। 10 लाख मिडग्रेड स्पिरिट स्टोन तेजी से निकले, ब्लैक होल में चले गए और शुद्ध ऊर्जा में बदल गए, जिसे फिर ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के शरीर में डाल दिया गया। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की साधना तुरंत बढ़ गई और वह मूल सागर 7वें लेवल पर पहुंच गया। जब निगलने की शक्ति 60% महारत तक पहुंच गई तो यश इसके इस्तेमाल में और माहिर हो गया। वह न सिर्फ निगलने की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकता था, बल्कि दूसरों के लिए भी ऐसा कर सकता था। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की साधना जितनी ज्यादा होगी, यश चंद्रपथ संप्रदाय की रखवाली के लिए उस पर उतना ही ज्यादा भरोसा कर पाएगा। हालांकि यश ने एक छिपी हुई चाल भी रखी थी। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की साधना को बेहतर बनाने में मदद करते हुए उसने चुपके से उसके डांटियन में एक निगलने वाला शैतानी बीज डाल दिया। निगलने वाला शैतानी बीज स्वर्ग छीनने वाले धर्मग्रंथ के स्वर्ग छीनने वाले अध्याय की एक छोटी सी तकनीक थी। यह निगलने की शक्ति को एक शैतानी बीज में बदलकर बनाया गया था, जिसे चुपके से लक्ष्य के डांटियन में डाल दिया जाता था। यह एक हाथ से फोड़े जाने वाले बम जैसा था। सामान्य परिस्थितियों में यह हानिरहित था, लेकिन एक बार एक्टिवेट होने पर यह लक्ष्य की सारी साधना को तुरंत निगल सकता था, जिससे वे बेकार हो जाते थे। यश नानवू इलाके से जाने वाला था और हालांकि उसने ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड सील लगा दी थी, लेकिन इस सील को सिर्फ यश ही कंट्रोल कर सकता था। अगर दूसरों को ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के अंदर की 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड सील के बारे में पता भी चल जाता तो भी वे इसका इस्तेमाल करके उससे निपट नहीं पाते। इसलिए अगर यश नानवू इलाके से चला जाता तो कोई भी इस 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड सील को एक्टिवेट नहीं कर पाता। उस समय 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड सील सिर्फ एक सजावट बनकर रह जाती। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल एक बेरहम इंसान था, तो यश उसे चंद्रपथ संप्रदाय में छोड़कर कैसे निश्चिंत हो सकता था। यह चंद्रपथ संप्रदाय में एक टाइम बम लगाने जैसा होता जो किसी भी पल फट सकता था। इसलिए उसे ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को काबू में करने के लिए कोई तरीका अपनाना ही था। अगर ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ईमानदारी से चंद्रपथ संप्रदाय की सेवा करता तो यह डेवोरिंग डेमोनिक सीड न सिर्फ असर नहीं करती, बल्कि ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को अपनी कल्टीवेशन में सुधार करने में भी मदद करती। आखिरकार ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होगी, यश चंद्रपथ संप्रदाय की रखवाली के लिए उस पर उतना ही ज्यादा भरोसा कर पाएगा। लेकिन अगर ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के मन में बुरे इरादे होते तो डेवोरिंग डेमोनिक सीड उसे पछतावा बेकार है का मतलब समझा देती। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की कल्टीवेशन में सुधार करने में मदद करने के बाद यश ने अपना हाथ हिलाया और ब्लैक डेमन हेवन आर्ट नाम की एक 1 टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ कल्टीवेशन टेक्निक और एक हेवन ग्रेड हाई ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट बाहर फेंका। उसने बेपरवाही से कहा, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए हैं। मेरी अच्छी तरह से सेवा करो और मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा।
प्रमोशन असेंबली के दौरान नानवू इलाके की सभी अच्छी रैंक वाली ताकतें यश से मिलने आईं और उन्हें शानदार तोहफे दिए। यश अब बहुत अमीर था और एक मामूली वन टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ कल्टीवेशन टेक्निक और एक हेवन ग्रेड हाई ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं थे। धन्यवाद मास्टर। कृपया निश्चिंत रहें मास्टर, आपका सेवक आपके दिए गए कामों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब तक आपका सेवक जिंदा है वह चंद्रपथ संप्रदाय के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। वन टर्न प्रोफाउंड ट्रूथ कल्टीवेशन टेक्निक और हेवन ग्रेड हाई ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिलने के बाद ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल तुरंत एक्साइटमेंट में घुटनों के बल बैठ गया। अब मुझे मास्टर मत बुलाओ, यंग लॉर्ड काफी है, यश ने शांति से कहा। ठीक है, मेरे लिए एक शांत कमरा अरेंज करो। मुझे कुछ दिनों के लिए एकांत में जाना है। हाँ? ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल खड़ा हुआ और यश को एक शांत सीक्रेट कमरे में ले गया जो खास तौर पर एकांत के लिए इस्तेमाल होता था। सीक्रेट कमरे में यश जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने हाथ हिलाया और उसके सामने अजीब अलग अलग रंगों के पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। उनमें से रहस्यमय तरंगें निकल रही थीं, जो पूरे कमरे में फैल रही थीं। ये वही प्रोफाउंड ट्रूथ पत्थर थे जो हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स को प्रोफाउंड मीनिंग वेपन्स में बदलने में मदद कर सकते थे। यश का इरादा साफ था कि वह अपनी 4 हेवन ग्रेड तलवारों क्रिएटिंग, स्लॉटर, इमॉर्टल और डिस्ट्रक्शन को प्रोफाउंड मीनिंग वेपन्स में अपग्रेड करे, खासकर क्रिएटिंग तलवार को, जिसे हर हाल में प्रोफाउंड मीनिंग वेपन में बदलना था। ओरिजिनल क्रिएटिंग तलवार 5 एलिमेंट्स इंटेंट को अच्छा एम्प्लीफिकेशन देती थी, लेकिन एक बार जब 5 एलिमेंट्स इंटेंट 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रूथ में बदल गया तो क्रिएटिंग तलवार का एम्प्लीफिकेशन काफी नहीं रहा। उसने यह केशव और बाकी 4 प्रोडिजीज के साथ अपने द्वंद्व के दौरान पता लगाया था। अगर उस समय क्रिएटिंग तलवार प्रोफाउंड मीनिंग वेपन में बदल गई होती तो यश उन्हें और भी आसानी से हरा सकता था। जैसे ही यह विचार मन में आया, यश ने फिर से हाथ हिलाया और तुरंत क्रिएटिंग तलवार, स्लॉटर ब्लेड, इमॉर्टल ब्लेड और डिस्ट्रक्शन ब्लेड कमरे में दिखाई दिए, जैसे कि अदृश्य हाथों ने उन्हें पकड़ रखा हो। वे शांति से शून्य लोक में तैर रहे थे। बस बस बस। चारों तलवारों के दिखाई देने के बाद उन्होंने कमरे में फैली प्रोफाउंड ट्रूथ पत्थर की रहस्यमय तरंगों को महसूस किया, और जैसे कि उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, वे एक्साइटमेंट से हल्के से कांपे और तलवारों की साफ आवाजें निकलीं। सबसे पहले क्रिएटिंग तलवार को बदलो। यश ने धीरे से हाथ हिलाया और क्रिएटिंग तलवार 5 रंगों की रोशनी की धारा में बदल गई, शून्य लोक में चमकती हुई और आज्ञाकारी होकर उसके हाथ में आ गिरी। तुरंत यश ने एक प्रोफाउंड ट्रूथ पत्थर उठाया और उसे क्रिएटिंग तलवार के ब्लेड पर रख दिया। वूश! क्रिएटिंग सेबर तुरंत एक स्पंज में बदल गया और गहरा सच का पत्थर समुद्र के पानी की एक बूंद बन गया जो सीधे क्रिएटिंग सेबर के ब्लेड में मिल गया। तुरंत ही क्रिएटिंग सेबर जोर से कांपने लगा। उससे निकलने वाली 5 रंगों की चमक और भी तेज हो गई, जिसके बाद ब्लेड पर एक 5 रंगों का लाइट पैटर्न छप गया। उसमें से एक चमत्कारी हलचल निकली। वह 5 रंगों वाला लाइट पैटर्न भी एक प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न था, लेकिन वह किसी मार्शल आर्टिस्ट का प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न नहीं था, वह एक प्रोफाउंड मीनिंग हथियार का था। 10 प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न वाला एक खजाना आर्टिफैक्ट एक लो ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार होता है। 50 प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न वाला एक मीडियम ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार होता है और 100 प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न वाला एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार होता है। मेरी किस्मत खराब नहीं है, यह पहले ही प्रयास में सफल हो गया। बस 9 और प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न और क्रिएटिंग सेबर को लो ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में अपग्रेड किया जा सकता है। क्रिएटिंग सेबर पर 5 रंगों वाला लाइट पैटर्न देखकर यश के होठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर उसने दूसरा प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन निकाला।
दूसरा प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन भी क्रिएटिंग सेबर द्वारा सफलतापूर्वक सोख लिया गया। इसके बाद तीसरा प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन, चौथा प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन। जैसे कि किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो, सभी 9 प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन क्रिएटिंग सेबर द्वारा सफलतापूर्वक सोख लिए गए। ब्लेड पर पहले ही 9 प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न बन चुके थे और इसे लो ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में बदलने और विकसित होने के लिए बस एक और की जरूरत थी। यश थोड़ा उत्साहित था। अगर उसकी किस्मत ऐसी ही बनी रही तो अपने 200 प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन से वह क्रिएटिंग सेबर को सीधे हाई ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में अपग्रेड कर सकता था। हालांकि यश ने इस विचार पर बस एक पल के लिए सोचा। उसे विश्वास नहीं था कि वह सफल हो पाएगा। हर एक प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन सोखने के साथ अगले प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन को सोखने की मुश्किल दोगुनी हो जाएगी और क्रिएटिंग सेबर की मौजूदा क्वालिटी को देखते हुए यह ज्यादा से ज्यादा लो ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में विकसित हो सकता था। हाई ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार तो दूर की बात है, मीडियम ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में विकसित होना भी नामुमकिन था। अगर जबरदस्ती की गई तो क्रिएटिंग सेबर टूट सकता था। जैसे ही यश के विचार बदल रहे थे, आखिरकार पहली विफलता हुई। 10वां प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन क्रिएटिंग सेबर द्वारा सोख लिए जाने के बाद कोई प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न नहीं बना, जो विफलता का संकेत था। फिर से क्रिएटिंग सेबर को लो ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में अपग्रेड करने के लिए बस एक और प्रोफाउंड मीनिंग पैटर्न की जरूरत थी। यश इस नाजुक मोड़ पर हार नहीं मानेगा। उसने क्रिएटिंग सेबर को विकसित करने के लिए प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन का इस्तेमाल जारी रखा। दुर्भाग्य से किस्मत की देवी चली गई थी और बदकिस्मती का देवता आ गया था। यश ने 30 से ज्यादा गहरे सच के पत्थर खर्च किए, फिर भी क्रिएटिंग सेबर का आखिरी गहरा अर्थ पैटर्न अभी भी नहीं बन पाया। मेरे पास अभी भी 160 से ज्यादा गहरे सच के पत्थर बचे हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं इसे विकसित नहीं कर सकता। यश ने पक्का इरादा कर लिया और गहरे सच के पत्थरों का इस्तेमाल करना जारी रखा। आखिरकार जब 35वां गहरा सच का पत्थर क्रिएटिंग सेबर में समा गया तो आखिरकार एक बदलाव हुआ। क्रिएटिंग सेबर पर एक और गहरा अर्थ पैटर्न दिखाई दिया। 10 गहरे अर्थ पैटर्न के साथ एक मात्रात्मक बदलाव से एक गुणात्मक बदलाव हुआ। क्रिएटिंग सेबर के अंदर से अचानक एक तेज 5 रंगों की चमक निकली, जिससे पूरा गुप्त कमरा 5 रंगों की दिव्य आभा से भर गया। एक अजीब और अद्भुत नजारा, सच में जादुई। यह आखिरकार एक गहरे अर्थ वाले हथियार में अपग्रेड हो गया है। यह बदलाव देखकर यश के होठों पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। उसने क्रिएटिंग सेबर को पकड़ा और धीरे से उसे शून्य लोक में घुमाया। हर बार घुमाने पर शून्य लोक में एक हल्की चमकदार 5 रंगों की रोशनी की लकीर बन रही थी, जिसमें तेज सेबर क्यूई की फुहारें निकल रही थीं, जिससे जमीन और दीवारों पर कई गहरे भयंकर सेबर के निशान बन रहे थे। सिर्फ इसी से मौजूदा क्रिएटिंग सेबर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। एक स्वर्ग श्रेणी का उच्चस्तरीय खजाना कलाकृति और एक निम्न श्रेणी का गहरा अर्थ वाला हथियार। दोनों में सिर्फ एक स्तर का अंतर लग सकता है, लेकिन असली अंतर उतना ही बड़ा था जितना जन्मजात लोक और मूल सागर लोक के बीच होता है। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। क्रिएटिंग सेबर के गहरे अर्थ वाले हथियार में अपग्रेड होने के बाद यश ने डिस्ट्रक्शन ब्लेड, अमर ब्लेड और स्लॉटर ब्लेड को विकसित करना शुरू किया। स्लॉटर ब्लेड को आखिरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में 60 गहरे सच के पत्थर लगे। अमर ब्लेड और डिस्ट्रक्शन ब्लेड में से हर एक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए 50 से ज्यादा गहरे सच के पत्थरों का इस्तेमाल करना पड़ा। 200 से ज्यादा गहरे सच के पत्थरों के इस्तेमाल के बाद क्रिएटिंग स्लॉटर, अमर और डिस्ट्रक्शन सेबर सभी गहरे अर्थ वाले हथियारों में अपग्रेड हो गए। इन 4 गहरे अर्थ वाले हथियारों के साथ यश की युद्ध शक्ति एक बार फिर तेजी से बढ़ी।
हालांकि वह सिर्फ मूल कोर लोक के पहले स्तर पर था, लेकिन उसकी कुल युद्ध शक्ति निश्चित रूप से मूल कोर लोक के चौथे स्तर के एक शक्तिशाली अभ्यासी से कम नहीं थी। अगर यह खबर फैल गई तो शायद बहुत सारे लोग डर के मारे मर जाएंगे। यह जानना जरूरी है कि मार्शल दाओ दायरे में आप जितना आगे बढ़ते हैं, उतने ही ऊंचे दायरे वालों को चुनौती देना मुश्किल होता जाता है। खासकर मूल कोर दायरे में केशव जैसे जीनियस भी ज्यादा से ज्यादा 2 दायरे पार करके लड़ सकते थे, लेकिन यश सच में 3 दायरे पार कर सकता था। यह तो सच में कमाल की बात थी। चारों तलवारों को प्रोफाउंड मीनिंग हथियारों में अपग्रेड करने के बाद इस एकांतवास के मुख्य काम पूरे हो गए थे, लेकिन यश ने अभी तक जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसे अभी भी 2 चीजें ठीक करनी थीं। ये 2 चीजें और कुछ नहीं बल्कि लो ग्रेड प्रोफाउंड मीनिंग हथियार फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ और वन टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल शटरिंग वॉइड हेवन सेबर थीं, जो उसे जेड गेट के संस्थापक पूर्वज मास्टर दाओइस्ट युहुआ की मूर्ति ने प्रमोशन असेंबली के दौरान दी थीं। स्विश! यश ने एक हाथ से फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ पकड़ा और उसमें जबरदस्त युआन क्यूई भर गई। तुरंत फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ थोड़ा कांपने लगा, उसकी सतह पर हल्की रोशनी चमकने लगी। फिर एक हल्की ब्लेड, जो टिड्डे के पंख जितनी पतली लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज थी, फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ के सिरे से निकली। पल भर में फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ एक स्टाफ से एक लंबी तलवार में बदल गया, जो काफी जादुई था। वूश! यश ने बिना किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किए फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ को धीरे से घुमाया, बस यूं ही घुमाया, फिर भी अनगिनत तलवार की रोशनी दिखाई दी। ये तलवार की रोशनी असली और नकली, मायावी और पकड़ से बाहर थीं, जिससे यह बताना मुश्किल था कि कौन सी असली है और कौन सी भ्रम। हर प्रोफाउंड मीनिंग हथियार में एक खास असर होता है। स्लॉटर ब्लेड का खास असर स्लॉटर है, इमॉर्टल ब्लेड का खास असर इमॉर्टल है, डिस्ट्रक्शन ब्लेड का खास असर डिस्ट्रक्शन है, और क्रिएटिंग सेबर का खास असर 5 एलिमेंट्स है, जबकि फेदर्ड इमॉर्टल स्टाफ का खास असर इल्यूजन है। हालांकि तुम आजादी से अपना रूप बदल सकते हो, लेकिन मेरे हाथों में तुम सिर्फ एक सेबर बन सकते हो। ऐसे में तुम्हें पंखों वाला अमर स्टाफ कहना थोड़ा अजीब लगता है। अब से तुम्हें पंखों वाला अमर सेबर कहा जाएगा। भनभनाहट! यश की बातें सुनकर पंखों वाला अमर सेबर को अपना नया नाम पसंद आया और उसने खुशी से भनभनाने की आवाज निकाली। इसके बाद यश ने वन टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल स्काई शैटिंग ब्लेड को समझना शुरू किया। यह एक स्पेस मिस्ट्रीज मार्शल स्किल थी, जो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से यश ने अभी सिर्फ स्पेस इंटेंट को समझा था, स्पेस मिस्ट्रीज को नहीं। जन्मजात सीमाओं के कारण यश की प्रतिभा कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वह स्काई शैटिंग ब्लेड को समझने में नाकाम रहने वाला था। हालांकि वह इससे सीख लेकर स्पेस इंटेंट की अपनी समझ को बेहतर बना सकता था। इसके अलावा भले ही वह इसे पूरी तरह से न समझ पाए, फिर भी वह इसकी ऊपरी समझ हासिल कर सकता था। स्काई शैटिंग ब्लेड को 5 दिन तक समझने के बाद यश अपनी बंद कमरे की साधना से बाहर आया। गुप्त कमरे के बाहर ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल आज्ञाकारी होकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने यश को बाहर आते देखा, वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया, झुककर बोला, आपका सेवक आपके बाहर आने पर युवा स्वामी को सम्मानपूर्वक प्रणाम करता है। ठीक है, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे साथ यक्षगिरी देश चलो। यश ने बेपरवाही से कहा, वैसे अब तुम्हें ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल कहलाना शोभा नहीं देता। वह उपाधि आयरन ब्लड सेक्ट के 18 डेमन जनरलों की थी। अगर तुम इसे इस्तेमाल करते रहे और दूसरों को पता चला, तो इससे मेरे चंद्रपथ संप्रदाय के लिए जरूर कुछ परेशानी होगी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें देव उपनाम देता हूं। आज से तुम्हें आलोक कहा जाएगा।
आपका सेवक नाम देने के लिए युवा स्वामी का धन्यवाद करता है। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल नहीं। आलोक ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। फूश फूश। उसके शब्द खत्म होने के बाद यश ने और कोई फालतू बात नहीं की, आलोक को अपने साथ लिया और वे दो रोशनी की लकीरों में बदलकर दूर आसमान की ओर उड़ गए। जब यश चंद्रपथ संप्रदाय से जेड गेट के लिए निकला था तो उसे बहुत समय लगा था, लेकिन अब जब वह चंद्रपथ संप्रदाय लौट रहा था तो शायद 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। यक्षगिरी देश चंद्रपथ संप्रदाय। जब से उनके कट्टर दुश्मन पर्पल फ्लेम सेक्ट का विनाश हुआ था, तब से चंद्रपथ संप्रदाय का विकास फल फूल रहा था। सेक्ट मास्टर रणवीर के नेतृत्व में यह और भी मजबूत होता गया और यक्षगिरी देश के अंदर एक पहले दर्जे की शक्ति बन गया, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के बाद चंद्रपथ संप्रदाय की नींव खत्म होती दिख रही थी, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। चंद्रपथ संप्रदाय बहुत तेजी से बढ़ा था, जिससे स्वाभाविक रूप से जलन पैदा हुई या कुछ शक्तियों को चिंता थी कि चंद्रपथ संप्रदाय उन्हें पीछे छोड़ देगा और इसलिए उसे कुछ बराबर की शक्तियों से दमन का सामना करना पड़ा। आज चंद्रपथ संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर रणवीर उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक समूह के साथ चंद्रपथ संप्रदाय के भविष्य के विकास के रास्ते पर चर्चा कर रहे थे। सेक्ट मास्टर, कुछ बुरा हुआ है। तभी हॉल के बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई और तुरंत एक चंद्रपथ संप्रदाय का शिष्य घबराया हुआ अंदर भागा आया। क्या हुआ? रणवीर ने भौहें चढ़ाकर शांति से पूछा। सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट कर रहा हूं। आइस स्पिरिट सेक्ट, एज्योर क्लाउड पवेलियन, साथ ही बसु परिवार और नायर परिवार, ये 4 महान शक्तियां बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को लेकर हमारे चंद्रपथ संप्रदाय की ओर आ रही हैं। हमें नहीं पता कि क्यों, लेकिन उनके ऑरा से वे आक्रामक लग रहे हैं, इसलिए शायद उनका इरादा अच्छा नहीं है। चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्य ने कुछ घबराते हुए कहा। क्या 4 महान शक्तियां एक साथ आ रही हैं? वे क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमारे चंद्रपथ संप्रदाय की क्षमता को बहुत ज्यादा समझते हैं और डरते हैं कि हम भविष्य में उन्हें पीछे छोड़ देंगे, इसलिए वे हमारे चंद्रपथ संप्रदाय को शुरू में ही खत्म करना चाहते हैं? यह सुनकर मौजूद चंद्रपथ संप्रदाय के विशेषज्ञ भी थोड़े घबरा गए। आइस स्पिरिट सेक्ट, एज्योर क्लाउड पवेलियन, बसु परिवार और नायर परिवार सच में उनकी प्रतिद्वंद्वी शक्तियां थीं और इन दिनों वे ही चंद्रपथ संप्रदाय का दमन कर रहे थे। अगर एक एक करके मुकाबला होता तो चंद्रपथ संप्रदाय को 4 महान शक्तियों में से किसी से भी डर नहीं लगता, लेकिन समस्या यह थी कि 4 महान शक्तियां अब एक साथ थीं, जिसका मुकाबला चंद्रपथ संप्रदाय नहीं कर सकता था। चंद्रपथ संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों का यह समूह कैसे घबराता नहीं? एकमात्र जो घबराया नहीं था वह रणवीर था। उसने शांति से ऑर्डर देते हुए चिल्लाकर कहा, इस सेक्ट मास्टर का आदेश नीचे पहुंचाओ। सेक्ट के बाहर के सभी शिष्य तुरंत वापस आ जाएं और दुश्मन के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही सेक्ट की रक्षा करने वाली व्यवस्था को भी चालू करो। हालांकि रणवीर ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में गंभीरता भरी हुई थी। 4 महान शक्तियों के गठबंधन से निपटना था। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो चंद्रपथ संप्रदाय खत्म हो सकता था। हाँ? सेक्ट मास्टर के इतने शांत होने पर नीचे के लोग स्वाभाविक रूप से घबराए नहीं। सभी ने सिर हिलाया और फिर काम में लग गए। चंद्रपथ संप्रदाय की गहराई से एक शानदार रोशनी निकली, जो एक लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई और तेजी से पूरे चंद्रपथ संप्रदाय में फैल गई, जिससे एक रोशनी की दीवार बन गई जिसने चंद्रपथ संप्रदाय को घेर लिया, जिसके अंदर एक खतरनाक आभा लहरें मार रही थी। यह चंद्रपथ संप्रदाय का सेक्ट रक्षा करने वाला एरे था, जिसका नाम चंद्रपथ एडामेंटाइन एरे था।
चंद्रपथ संप्रदाय के विकास के दौरान इस चंद्रपथ एडामेंटाइन एरे पर भरोसा करके चंद्रपथ संप्रदाय ने अनगिनत संकटों को दूर किया और हल किया था, लेकिन पिछले संकट इन चार महान शक्तियों के गठबंधन की तुलना में कुछ भी नहीं थे। हालांकि चंद्रपथ एडामेंटाइन एरे शक्तिशाली था, लेकिन शायद यह चार महान शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया और सभी चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्य वापस आ गए थे। सेक्ट मास्टर रणवीर के नेतृत्व में वे चंद्रपथ संप्रदाय के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े थे, युद्ध के लिए तैयार, पूरी तरह सतर्क, चार महान शक्तियों के आने का इंतजार कर रहे थे। हुश हुश। सभी 10 मिनट तक मूर्तियों की तरह चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार कई आंखों की नजर में हवा के फटने की आवाज सुनाई दी और ऊपर देखने पर उन्होंने दूर क्षितिज से रोशनी की चार विशाल धाराएं उड़ती हुई देखीं। उन चार विशाल रोशनी की धाराओं में से प्रत्येक में कई आकृतियां थीं, और ये आकृतियां आइस स्पिरिट सेक्ट, एज्योर क्लाउड पवेलियन, बसु परिवार और नायर परिवार, इन चार महान शक्तियों के विशेषज्ञ थे। जल्द ही चार महान शक्तियों के विशेषज्ञ चंद्रपथ संप्रदाय के सामने पहुंचे, जो सेक्ट रक्षा करने वाले एरे, चंद्रपथ एडामेंटाइन एरे द्वारा अवरुद्ध थे। हम चंद्रपथ संप्रदाय ने अपना सेक्ट रक्षा करने वाला एरे क्यों सक्रिय किया? रुकने पर रोशनी की धाराएं बिखर गईं, जिससे चार महान शक्तियों के विशेषज्ञों की आकृतियां दिखाई दीं। एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। बोलने वाला एक हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका नाम नवरंग था, जो नायर परिवार का वर्तमान कबीले का मुखिया था। जैसे ही उसने कुछ सोचा, नवरंग की आंखें बड़ी हो गईं और उसने गुस्से में कहा, लानत है, क्या कोई चंद्रपथ संप्रदाय पर हमला करने वाला है? हे भगवान, चंद्रपथ संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत किसकी है? मैं उसे थप्पड़ मारकर जान से मार डालूंगा। उफ! मेरे अंदाजे के मुताबिक यह हिम्मत करने वाले हम ही हैं। इस पल एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह बसु परिवार के मुखिया फिरोज थे। नवरंग ने यह सुना और तुरंत हैरान होकर देखा, हमसे बचाव। हम चंद्रपथ संप्रदाय से मिलने आए हैं, उन पर हमला करने नहीं। तो सेक्ट की रक्षा करने वाला अरे क्यों एक्टिवेट किया? नवरंग का भोलापन देखकर आइस स्पिरिट सेक्ट के मुखिया अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके और लाचारी से बोले, हम चारों बड़ी शक्तियां वह खबर सुनकर एक साथ मिलने आए हैं। हमने चंद्रपथ संप्रदाय को पहले से सूचित नहीं किया था, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहां मिलने आए हैं या हमला करने? सेक्ट की रक्षा करने वाला अरे एक्टिवेट करना एक सही बात है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें इसे जल्दी से सुलझाना होगा, नहीं तो अगर यह गलतफहमी उस सम्मानित व्यक्ति के कानों तक पहुंची और उस सम्मानित व्यक्ति को लगा कि हम चंद्रपथ संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी चारों शक्तियों का विनाश हो जाएगा। एज्योर क्लाउड पवेलियन के मुखिया ने चिंता से कहा। यह सुनकर तीनों बड़ी शक्तियों के बाकी 3 मुखियाओं के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें इस गलतफहमी को जल्दी से सुलझाना होगा। जैसे ही चारों बड़ी शक्तियों के मुखिया बात कर रहे थे, पूरे चंद्रपथ संप्रदाय को घेरे हुए रोशनी की दीवार पर अचानक एक पारदर्शी रोशनी का प्रोजेक्शन दिखाई दिया। वह रोशनी का प्रोजेक्शन कोई और नहीं बल्कि रणवीर था। रणवीर ने चारों बड़ी शक्तियों के मुखियाओं को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, सज्जनों, आप मेरे चंद्रपथ संप्रदाय में किस लिए आए हैं? यह जरूर सेक्ट मास्टर रणवीर होंगे, है ना? बस आपकी वीर सूरत देखकर ही मुझे पता चल गया कि आप निश्चित रूप से इंसानों में एक ड्रैगन हैं। नहीं तो आपके पास उस सम्मानित व्यक्ति जैसा इतना बेहतरीन बेटा कैसे हो सकता था? रणवीर को देखकर फिरोज ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। तीनों बड़ी शक्तियों के बाकी 3 चीफ ने फिरोज के रीढ़विहीन रवैये को कुछ तिरस्कार से देखा, लेकिन तिरस्कार को एक तरफ रखकर वे भी तुरंत रणवीर की लगातार चापलूसी करने लगे,
बिल्कुल आज्ञाकारी पोते पोतियों की तरह जो अपने दादाजी को देख रहे हों। यह क्या हो रहा है? यह नजारा देखकर रणवीर, जो हाई अलर्ट पर था और मान रहा था कि चार बड़ी शक्तियां चंद्रपथ संप्रदाय पर हमला करने आई हैं, तुरंत हैरान रह गया। पूरी तरह से चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। न सिर्फ रणवीर बल्कि चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्य और बड़े अधिकारी भी यह नजारा देखकर कुछ हैरान रह गए। सेक्ट मास्टर रणवीर, हम आज खास तौर पर माफी मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप पिछले कुछ दिनों में चंद्रपथ संप्रदाय के प्रति हमारे बुरे बर्ताव को माफ कर देंगे। ये हमारी माफी है, कृपया इन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। सेक्ट मास्टर रणवीर। जैसे ही उसने कहा, चार बड़ी शक्तियों के मुखियाओं में से हर एक ने कई खजाने निकाले और फिर आगे कहा, सेक्ट मास्टर रणवीर, हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है। हम सच में सिर्फ माफी मांगने आए हैं। क्या आप इस सेक्ट की रक्षा करने वाली जादुई दीवार खोलकर हमें अंदर आने देंगे ताकि हम बात कर सकें? ठीक है, ठीक है। यह सुनकर रणवीर की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह दुश्मन को फंसाने की चाल है। जानबूझकर उसे सेक्ट की रक्षा करने वाली जादुई दीवार खोलने के लिए उकसाया जा रहा है ताकि चार बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ बिना किसी रुकावट के चंद्रपथ संप्रदाय में घुसकर तबाही मचा सकें। लेकिन यह विचार सिर्फ एक सेकंड के लिए आया और रणवीर ने इसे खारिज कर दिया। क्या मजाक कर रहे हो? हालांकि उनके चंद्रपथ संप्रदाय की सेक्ट की रक्षा करने वाली जादुई दीवार बहुत मजबूत थी, लेकिन चार बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञों को रोकना नामुमकिन था। उन्हें चंद्रपथ एडमंटाइन जादुई दीवार को तोड़ने में शायद सिर्फ 5 या 6 मिनट लगेंगे, इसलिए ऐसी किसी चाल की जरूरत नहीं थी। रणवीर ने सेक्ट की रक्षा करने वाली जादुई दीवार खोल दी, जिससे चार बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञों को अंदर आने दिया। वह देखना चाहता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। चार बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ सफलतापूर्वक चंद्रपथ संप्रदाय में घुस गए और रणवीर के सामने आए। बस बोलने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे एक भी शब्द बोल पाते, एक हल्की आवाज सुनाई दी। सभी ने ऊपर देखा तो पाया कि आसमान से रोशनी की 2 लकीरें तेजी से आ रही थीं, जैसे टेलीपोर्ट हो रही हों। एक ही सांस में हजारों मीटर की दूरी तय करके चंद्रपथ संप्रदाय में घुस गईं। रोशनी की किरणें बिखर गईं, जिससे 2 आकृतियां दिखाई दीं। एक अनजान थी और दूसरी आकृति सभी चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों के लिए बहुत जानी पहचानी थी। ये दोनों आकृतियां स्वाभाविक रूप से यश और आलोक थीं, जो वापस लौट आए थे। आखिरकार घर आ गया। जाने पहचाने माहौल को देखकर यश के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। युवा सेक्ट मास्टर वापस आ गए हैं। यश सभी चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला था। हालांकि वह कई सालों से वापस नहीं आया था, लेकिन जैसे ही वह दिखा, मौजूद चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों ने उसे पहचान लिया। अपने आइडल को देखकर वे तुरंत जोश में चिल्लाने लगे। यश को, जो कई सालों से यात्रा कर रहा था, अचानक वापस देखकर रणवीर पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी शेर जैसी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। रणवीर को देखकर यश भी थोड़ा उत्साहित था। उसके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई और उसने कहा। तभी आइस स्पिरिट सेक्ट के 4 लीडर्स ने भी यश को देखा, उसे गौर से देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। यह जवान आदमी रणवीर का बेटा है। क्या यह वही हो सकता है? आइस स्पिरिट सेक्ट के लीडर की आंखें चमकीं, उसने अनिश्चितता से अंदाजा लगाया। मेरे पास उस डोमिनेटर की एक तस्वीर है। अगर हम उसे देखेंगे तो पता चल जाएगा, एज्योर क्लाउड पवेलियन के लीडर ने कहा। फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल निकाला। जब उसे खोला गया तो कागज पर एक जवान आदमी की हूबहू तस्वीर बनी हुई थी।
यह तस्वीर किसी को नहीं पता था कि यह किसने बनाई थी। यश के चेहरे से बिल्कुल मिलती थी। एज्योर क्लाउड पवेलियन के लीडर ने तस्वीर वापस रख दी, गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, हाँ, यह वही डोमिनेटर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तस्वीर में है। यश की पहचान पक्का होने के बाद आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स तुरंत चापलूसी भरे भावों के साथ उसके पास आए और थोड़ी इज्जत के साथ पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप यश सुप्रीम हैं? तुम कौन हो? आवाज सुनकर यश मुड़ा और उसने आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स चंद्रपथ संप्रदाय के नहीं थे, इसलिए उसने अपनी भौहें उठाईं और कुछ उलझन में पूछा, ये लोग यक्षगिरी देश की 4 बड़ी शक्तियों के लीडर्स हैं। इससे पहले कि आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स कुछ बोल पाते, रणवीर ने जल्दी से उनका परिचय कराया और यश को विस्तार से बताया कि कैसे चंद्रपथ संप्रदाय को हाल ही में आइस स्पिरिट सेक्ट और दूसरी 4 बड़ी शक्तियों ने दबा दिया था। तुमने चंद्रपथ संप्रदाय को दबा दिया? यह सुनकर यश की गहरी आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक आ गई। चंद्रपथ संप्रदाय उसका घर था, उसकी जान थी। वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिसने चंद्रपथ संप्रदाय के बारे में बुरा सोचने की हिम्मत की हो। यश की ठंडी नजर के नीचे आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, उनके गालों पर लगातार ठंडा पसीना आ रहा था और उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। उनके दिलों में एक डरावना एहसास था, जैसे कि वे चारों चींटियां हों और यश एक दिव्य ड्रैगन हो। जब एक दिव्य ड्रैगन घूर रहा हो तो चींटियां कैसे नहीं डरेंगी? धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अगले ही सेकंड एक ऐसा नजारा हुआ जिसने चंद्रपथ संप्रदाय के सभी शिष्यों को हैरान कर दिया। 4 महान शक्तियों के चारों लीडर्स, जो आमतौर पर बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होते थे, इस पल एक एक करके घुटनों पर बैठ गए। घुटनों पर बैठने के बाद 4 महान शक्तियों के चारों लीडर्स ने दुखी चेहरों के साथ विनती की, यश सुप्रीम, हमारी जान बख्श दो। चंद्रपथ संप्रदाय के प्रति हमारी पिछली बदतमीजी पूरी तरह से इसलिए थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि चंद्रपथ संप्रदाय आपका घर है। अगर हमें पता होता, तो अगर आप हमें 100 हिम्मत भी देते, तो भी हम चंद्रपथ संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा जैसे ही हमें यह खबर मिली, हम तुरंत माफी मांगने आए। आप देखिए, हम मुआवजे और माफी के तौर पर कीमती तोहफे भी लाए हैं। हम विनम्रतापूर्वक यश सुप्रीम से हमें माफ करने की विनती करते हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, 4 महान शक्तियों के चारों लीडर्स ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपने साथ लाए सभी खजाने तेजी से बाहर निकाल लिए। हे, तुमने मेरे चंद्रपथ संप्रदाय को दबाया और तुम्हें लगता है कि यह मामला सिर्फ कुछ चीजें मुआवजे के तौर पर देकर सुलझ जाएगा। अगर पहले होता, तो आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स द्वारा पेश किए गए खजाने यश को लुभा सकते थे, लेकिन अब वे चीजें यश की नजरों में सिर्फ कचरे का ढेर थीं। उसने बिना हिलेडुले ताना मारा। यश का ताना सुनकर आइस स्पिरिट सेक्ट के लीडर्स और दूसरे लोग और भी ज्यादा डर गए। फिर उन चारों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ दांत पीसकर एक फैसला किया। यश सुप्रीम, हमने चंद्रपथ संप्रदाय के प्रति वफादारी निभाने और चंद्रपथ संप्रदाय की सहयोगी शक्ति बनने का फैसला किया है और चंद्रपथ संप्रदाय को अपना मालिक मानेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या यश सुप्रीम इससे संतुष्ट हैं? अब बात बनी। यह सुनकर यश ने आखिरकार संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर हल्के से कहा, ठीक है, अब अपना सामान छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। वापस जाकर तुरंत यह बात दुनिया को बताओ। याद रखना, तुम्हारे पास ये सब करने के लिए सिर्फ 1 दिन है। अगर 1 दिन से ज्यादा लगा, तो तुम यक्षगिरी देश से निकाले जाने के लिए तैयार रहना। यश सुप्रीम, निश्चिंत रहें, हम वापस जाते ही इस मामले को संभालना शुरू कर देंगे।
इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। यश की बातें सुनकर आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स को ऐसा लगा जैसे उन्हें बहुत बड़ी माफी मिल गई हो और वे चावल चुगते मुर्गियों की तरह जोर जोर से सिर हिलाने लगे। फिर उन्होंने सावधानी से पूछा, तो यश सुप्रीम, क्या हम अब जा सकते हैं? दफा हो जाओ, यश ने हाथ हिलाया। हाँ। यह सुनकर आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स तुरंत अपने एक्सपर्ट्स को लेकर चंद्रपथ संप्रदाय से चले गए। चंद्रपथ पीक, जहां चंद्रपथ संप्रदाय था, वहां से निकलने के बाद आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स ने हवा में उड़ने की हिम्मत की। 1000 मीटर उड़ने के बाद वे पीछे मुड़े। दूर से चंद्रपथ संप्रदाय को देखते हुए उनके चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, काश हमें पता होता कि आज ऐसा होगा, तो हमने यह किया ही क्यों। चारों बड़ी शक्तियां असल में यक्षगिरी देश में बॉस थीं, लेकिन अब पलक झपकते ही वे बॉस से नीचे के दर्जे पर आ गई थीं। स्टेटस में इस बड़े बदलाव ने उन्हें बहुत उदास कर दिया, लेकिन उदासी से क्या होता। हालात उनसे ज्यादा मजबूत थे और वे लाचार होकर इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें किसी को दोष देना था तो वे सिर्फ अपनी बेवकूफी को दोष दे सकते थे। उन्होंने बिना किसी वजह के चंद्रपथ संप्रदाय को दबाने की कोशिश क्यों की? अगर उन्होंने चंद्रपथ संप्रदाय को नहीं दबाया होता तो वे अभी भी अपने अपने इलाकों में आराम से स्थानीय सरदार बने रहते। एक आह भरकर आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स उदास होकर चले गए। आने वाले समय में जब चंद्रपथ संप्रदाय यश की इज्जत के दम पर दक्षिण क्षेत्र की नंबर 1 शक्ति बन जाएगा और यहां तक कि टॉप 4 बड़े सेक्ट भी, जिनका दक्षिण क्षेत्र के सभी मार्शल आर्टिस्ट सम्मान करते थे, चंद्रपथ संप्रदाय का सम्मान करेंगे। तब आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर्स को एहसास होगा कि आज का फैसला कोई पछतावे वाली बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि एक अच्छी बात थी जिस पर पूरे दक्षिण क्षेत्र को जलन होगी, क्योंकि उस समय हर कोई चंद्रपथ संप्रदाय का अधीनस्थ बनने के लायक नहीं होगा। आइस स्पिरिट सेक्ट, एज्योर क्लाउड पवेलियन, बसु परिवार और नायर परिवार असल में मेरे चंद्रपथ संप्रदाय की सहयोगी शक्तियां बन गए हैं। यश आखिर चल क्या रहा है? आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर तुमसे इतना क्यों डर रहे हैं? और वे तुम्हें यश सुप्रीम क्यों कह रहे हैं? आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडरों के अचानक सरेंडर करने से रणवीर को बहुत बड़ा झटका लगा था। उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वे किसी सपने में हों, और चारों के जाने के बाद ही उन्हें होश आया। रणवीर कोई साधारण इंसान नहीं थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चीजें अचानक इस तरह क्यों हो गईं, लेकिन उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि यह निश्चित रूप से यश से जुड़ा हुआ है। हे, बात ऐसी है। तुरंत यश मुस्कुराया और अपने पिता को प्रोडिजी सुप्रीम बैटल में पहला स्थान जीतने और साउथ रीजन का हेवनली प्राइड सुप्रीम बनने के बारे में बताया। मेरा बेटा सच में साउथ रीजन का हेवनली प्राइड सुप्रीम बन गया है, जो युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर है। और साथ ही जेड गेट का ग्रैंड एल्डर भी, जो साउथ रीजन के टॉप 4 महान सेक्ट में से एक है। यश की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर हैरानी छा गई। पिछली घटनाओं से रणवीर ने अंदाजा लगाया था कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था, उसने जरूर कुछ कमाल का हासिल किया होगा। इसीलिए आइस स्पिरिट सेक्ट के चारों लीडर वैसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इतनी डरावनी होंगी। हेवनली प्राइड सुप्रीम, जेड गेट का ग्रैंड एल्डर, ये दोनों टाइटल, इनमें से कोई भी एक ऐसी हस्ती थी जो सिर्फ अपने पैर की एक ठोकर से पूरे साउथ रीजन को कंपा सकती थी। हैरानी के अलावा रणवीर के चेहरे पर गर्व की झलक भी थी। हाँ, मेरे बेटे, रणवीर से यही उम्मीद थी, सच में असाधारण। होश में आकर रणवीर जोर से हंसे और यश के कंधे पर जोर से थपथपाया।
यश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, प्रोडिजी सुप्रीम बैटल में मुझे न सिर्फ साउथ रीजन के हेवनली प्राइड सुप्रीम का टाइटल मिला, बल्कि तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन भी मिल गई। हालांकि अगर मैं तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं लंबे समय तक साउथ रीजन वापस नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं इस बार खास तौर पर चंद्रपथ संप्रदाय का मामला निपटाने आया हूं। तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेना हूं। यह सुनकर रणवीर की बाघ जैसी आंखों में तुरंत पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि उस समय उसी ने यश को तीर्थयात्रा लड़ाई के बारे में बताया था। वह तीर्थयात्रा लड़ाई के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि उसमें हिस्सा लेना कितना मुश्किल था। असल में रणवीर को नहीं लगता था कि यश के पास तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यश को न सिर्फ तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन मिली, बल्कि उसने साउथ रीजन में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत के तौर पर हिस्सा भी लिया। उस समय यश के प्लान के मुताबिक तीर्थयात्रा की लड़ाई में हिस्सा लेने के बाद वह पूर्वी मार्शल डोमेन में जाएगा, फिर पूर्वी मार्शल डोमेन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आगे बढ़ेगा और अपनी मां देविका को ढूंढेगा। देविका। देविका नाम सोचते ही रणवीर की आंखों में तुरंत दर्द झलक आया। यह देखकर यश ने जल्दी से कहा, पिताजी, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत जल्द हम तीनों का परिवार फिर से मिल जाएगा। बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है, रणवीर ने जोर से सिर हिलाया। ओह, वैसे पिताजी, मैं आपको मिलवाता हूं। यह आलोक है, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसकी कल्टीवेशन मूल सागर 7th लेवल की है। आप उसे चंद्रपथ संप्रदाय में कोई भी एल्डर का पद दे सकते हैं। वह अब से चंद्रपथ संप्रदाय की रक्षा करने में आपकी मदद करेगा। अपने पिता की दर्दनाक यादों को ताज़ा न करने के लिए यश ने जल्दी से बात बदल दी और ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल का परिचय कराया, जो कभी आयरन ब्लड सेक्ट के 18 डेमन जनरलों में से एक था, जिसे अब आलोक के नाम से जाना जाता है। आपका अधीनस्थ आलोक सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। आलोक आगे बढ़ा और सम्मान से झुका। मूल सागर 7th लेवल का मास्टर। यह सुनकर रणवीर का चेहरा हैरानी से भर गया। यक्षगिरी देश में यहाँ तक कि मूल सागर लेवल की कल्टीवेशन वाला भी एक टॉप एक्सपर्ट माना जाता था। मूल सागर 7th लेवल तो पक्का एक डोमिनेटर लेवल का व्यक्ति था, जिसके हर शब्द और काम से यक्षगिरी देश का नक्शा आसानी से बदल सकता था। अब ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति सच में चंद्रपथ संप्रदाय में शामिल होने वाला था और उसे इतने सम्मान से पेश आ रहा था। तुरंत रणवीर को इस अप्रत्याशित कृपा से थोड़ा अजीब लगा और उसने जल्दी से आलोक को, जो झुक रहा था, उठाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही रणवीर ने हाथ बढ़ाया, यश ने चुपके से रणवीर को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसे आलोक की असली पहचान बताई और डेमोनिक डेवोरिंग सीड को कंट्रोल करने का तरीका रणवीर को सौंप दिया। तो बात ऐसी है। यश की बातें सुनने के बाद रणवीर ने सिर हिलाया और अप्रत्याशित कृपा से अजीब लगने वाली भावना भी गायब हो गई। उसने हल्के से सिर हिलाया, आलोक, क्योंकि तुम्हें मेरा बेटा वापस लाया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। आज से तुम मेरे चंद्रपथ संप्रदाय की एल्डर हो। धन्यवाद सेक्ट मास्टर। आलोक ने सम्मान से झुककर प्रणाम किया। यश का परिचय कराने के बाद रणवीर ने चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों को यश के लिए एक स्वागत भोज तैयार करने का आदेश दिया और फिर पूरे चंद्रपथ संप्रदाय ने एक दिन उत्सव के माहौल में बिताया। फिर यश ने चंद्रपथ संप्रदाय में 3 शांतिपूर्ण दिन बिताए। चौथे दिन की सुबह यश रणवीर से मिला और अपने स्टोरेज स्पेस में रखे अपने कल्टीवेशन संसाधनों का आधा हिस्सा निकालकर रणवीर को सौंप दिया। इस बैच के कल्टीवेशन संसाधनों में खजाने की कलाकृतियां, मार्शल दाओ गुप्त मैनुअल, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने,
स्पिरिट पिल्स और भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन शामिल थे। इन कल्टीवेशन संसाधनों का रैंक बहुत ऊंचा था। खजाने की कलाकृतियां कम से कम अर्थ ग्रेड हाई ग्रेड की थीं, मार्शल दाओ गुप्त मैनुअल कम से कम हेवन ग्रेड लो ग्रेड के थे, और कुछ तो प्रोफाउंड ट्रूथ रैंक तक पहुंच गए थे। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने और स्पिरिट पिल्स सभी 5वें रैंक से शुरू हुए। जहां तक स्पिरिट स्टोन की बात है, 1/3 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे और 2/3 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। आखिरकार यश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह साधारण खजाने की कलाकृतियां कैसे रख सकता था? उसके पास केवल सबसे बेहतरीन चीजें ही हो सकती थीं। इसके बाद यश ने पंखों वाला अमर सेबर रणवीर को सौंप दिया। पंखों वाला अमर सेबर का प्रोफाउंड ट्रूथ इल्यूजन था। उसने इल्यूजन कॉन्सेप्ट का कल्टीवेशन नहीं किया था, इसलिए पंखों वाला अमर सेबर को रखना उसके लिए बेकार था। बेहतर था कि इसे चंद्रपथ संप्रदाय को एक सेक्ट सुरक्षा खजाने की कलाकृति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया जाए। इसके अलावा यश ने पंखों वाला अमर सेबर के अंदर 3 महान स्यूडोएट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स की शक्ति का एक अंश सील कर दिया था। इसकी शक्ति बहुत भयानक थी, जिसे छोड़ने पर यह आसानी से मूल कोर दायरे के तीसरे स्तर के कल्टीवेटर को खत्म कर सकती थी। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल 5 बार किया जा सकता था। इस्तेमाल की संख्या पार करने के बाद उन 3 महान स्यूडोएट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स की शक्ति खत्म हो जाएगी। आखिर में यश ने रणवीर को यह भी निर्देश दिया कि अगर उसे कोई ऐसी परेशानी होती है जिसे वह हल नहीं कर सकता, तो उसे पंखों वाला अमर सेबर को जेड गेट ले जाना चाहिए। पंखों वाला अमर सेबर सिर्फ एक साधारण प्रोफाउंड ट्रूथ हथियार नहीं था, यह जेड गेट के ग्रैंड एल्डर के रूप में उसकी पहचान का प्रतीक भी था। इसलिए जब तक रणवीर पंखों वाला अमर सेबर को जेड गेट तक ले आया, तो यह पक्का था कि वह जो भी रिक्वेस्ट करेगा, जब तक वह बहुत ज्यादा न हो, जेड गेट उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ, मेरा चंद्रपथ संप्रदाय अब ऊपर उठने वाला है। इतने ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स और यश और पंखों वाला अमर सेबर जैसे ट्रम्प कार्ड, साथ ही नानवो रीजन के टॉप 4 महान सेक्ट में से एक जेड गेट का सपोर्ट चंद्रपथ संप्रदाय के पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं था। रणवीर का चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था। चंद्रपथ संप्रदाय एक ऐसा सेक्ट था जिसे देव परिवार के पूर्वजों ने 100 साल लगाकर बनाया था। हालांकि यह हमेशा से ही ठंडा रहा था, नानवो रीजन के छोटे से यक्षगिरी देश तक ही सीमित था। लेकिन अब उसके हाथों में यह फलने फूलने वाला था और भविष्य में निश्चित रूप से यक्षगिरी देश की नंबर 1 ताकत बन जाएगा। वह यक्षगिरी देश से बाहर निकलकर एक बड़ी दुनिया में जाकर अपनी प्रतिभा दिखा सकता था। ऐसी शानदार बात पर वह एक्साइटेड क्यों नहीं होता? अपने पिता का एक्साइटेड चेहरा देखकर यश को भी खुशी हुई और फिर उसने कहा, पिताजी, मैं कल चंद्रपथ संप्रदाय छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर रणवीर होश में आया और उसने माथे पर बल डालकर कहा, कल जा रहे हो? यह तो बहुत जल्दबाजी है ना? मुझे याद है कि इस तीर्थयात्रा की लड़ाई शुरू होने में अभी काफी समय है ना? मैं तीर्थयात्रा की लड़ाई में हिस्सा लेने की जल्दी में नहीं हूँ। मुझे स्टारफॉल सी जाना है। मुझे कुछ जरूरी काम हैं, यश ने समझाया। स्टारफॉल सी? मैं उस जगह को जानता हूँ। रणवीर ने भौहें उठाईं और कहा, वह जगह नानवो रीजन के बाहर है। वहां कई पुरानी ताकतें छिपी हुई हैं। कुछ नानवो रीजन के टॉप 4 महान सेक्ट का मुकाबला कर सकती हैं और कुछ तो उनसे भी आगे हैं। वहां के हालात बहुत मुश्किल हैं। अगर तुम जाओ तो याद रखना कि हर चीज में सावधान रहना। रणवीर जानता था कि स्टारफॉल सी बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन उसने यश को जाने से नहीं रोका। उसने यश से सिर्फ सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने को कहा,
क्योंकि वह यश का स्वभाव जानता था। एक बार जब वह कोई फैसला कर लेता था तो कोई उसे बदल नहीं सकता था। हाँ, मुझे पता है। यश ने सिर हिलाया। चंद्रपथ संप्रदाय को ठीक से सेटल करने के बाद अगली सुबह चंद्रपथ संप्रदाय की गहराइयों से एक रोशनी निकली। फिर बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से उसने वॉइड दायरे में एक शानदार निशान बनाया और हवा के फटने जैसी तेज आवाज के साथ तेजी से दूर चली गई। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि यश ही था। स्टारफॉल सागर नानवू क्षेत्र के बाहर एक महासागर है जो बहुत दूर है। एक सामान्य मूल कोर दायरे के पहले लेवल के कल्टीवेटर को नानवू क्षेत्र से स्टारफॉल सागर तक पहुंचने के लिए शायद कम से कम 5 दिनों तक लगातार उड़ना पड़ेगा। हालांकि यश के लिए इसमें बिल्कुल भी इतना समय नहीं लगा। उसकी थंडर मिस्ट्री न केवल हमले में तेज थी बल्कि स्पीड में भी बहुत माहिर थी। अगर वह उड़ने के लिए अपने विंड और थंडर विंग्स को चलाने के लिए थंडर मिस्ट्री का इस्तेमाल करता तो उसकी स्पीड उसी रैंक के मार्शल आर्टिस्ट से 5 गुना या उससे भी ज्यादा होती। इतना ही नहीं, यश ने स्पेस इंटेंट में भी महारत हासिल कर ली थी। एक्टिवेट होने पर वह आजादी से स्पेस में घूम सकता था जिससे उसकी स्पीड और भी तेज हो जाती थी। लगभग 1.5 दिन में ही यश पहले ही अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया था। जिस आसमान के नीचे यश उड़ रहा था वहां एक विशाल और सपाट जमीन थी। इस जमीन के आखिर में सारी जमीन अचानक गायब हो गई और उसकी जगह नीले समुद्र के पानी का एक अनथीन विस्तार आ गया। कुछ हजार मीटर दूर से भी यश को समुद्र की अनोखी थोड़ी नमकीन हवा की खुशबू आ रही थी। समुद्र की हवा धीरे धीरे चल रही थी और समुद्र की सतह पर अनगिनत लहरें उठ रही थीं। वॉइड दायरे में पानी के गुण वाली स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी। यह स्टारफॉल सागर था, एक ऐसा महासागर जो बहुत सुंदर दिखता था लेकिन असल में बहुत खतरनाक था। किंवदंती के अनुसार स्टारफॉल सागर मूल रूप से मौजूद नहीं था। यह कभी जमीन का एक टुकड़ा था, लेकिन बहुत पुराने समय में 10 बहुत बड़े उल्कापिंड आसमान से गिरे और इस जगह से टकराए। उल्कापिंडों ने जमीन को डुबो दिया और एंडलेस सागर का समुद्री पानी अंदर आ गया जिससे स्टारफॉल सागर बना। इस महासागर का नाम स्टारफॉल है जो दिखाता है कि यह किंवदंती सच होने की बहुत संभावना है। उल्कापिंड गिरने से इस आसपास के क्षेत्र में बदलाव आए, न केवल साधारण भौगोलिक बदलाव बल्कि कुछ और बदलाव भी। जो उल्कापिंड यहाँ गिरे थे उनमें एक अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। यह ऊर्जा रेडिएशन की तरह पूरे स्टारफॉल सागर में फैल गई। यहाँ रहने वाले याओ जानवर उस अजीब एनर्जी के उतार चढ़ाव से लगातार घिरे रहने के कारण उनमें बदलाव आ गए। यहाँ के याओ जानवर बाहर वालों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एक ही मूल सागर दायरे की कल्टीवेशन वाले याओ जानवरों में स्टारफॉल सी के याओ जानवरों की क्रूरता बाहर के आम याओ जानवरों से कम 3 गुना ज्यादा है।